ओके, वेलकम बैक। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। हम पढ़ रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन में अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू चेंज इन पीएसआर हो गया, उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हमने बेसिकली किया था। तो उसका क्रक्स था कि भाई जितने भी टोटल गुडविल है उसमें देखेंगे जो सेक्रीफाइस जिसका हो गया, जितना परसेंट उसका सेक्रीफाइस हुआ, दैट विल बी कंपनसेटेड बाय द गेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो। यही क्रक्स था। जी सर। तो यस हम सर। देखते थे कितना गुडविल है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस होगा उसका सेक्रीफाइस का रेशियो कितना है। सपोज 1/14 है, तो उसको 1/14 कौन देगा, जो उसका गेनिंग पार्टनर होगा। ठीक है ना, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और सेक्रीफाइस भी एक या दो पार्टनर हो सकता है। तो अल्टीमेटली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल बी गिवन their share of goodwill which they have sacrificed because of the change in the PSR, and that will be given to them by debiting the account of the gaining partner. तो एंट्री होती थी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे जो चीजें आपको समझनी है, जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बोला था गुडविल के बारे में, वो देखो क्या है। आप मुझे बता दो, जब हमने 11th क्लास स्टार्ट किया था उसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि हमारे पास जो एसेट्स होते हैं, बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड एसेट, current assets. वेरी गुड। दूसरा होता है करंट एसेट। तो उसमें मोटा मोटे हम बोलते थे यार, जो हमारे एक साल के अंदर अंदर ही कन्वर्ट होते हैं, इधर स्टॉक डेटर कैश, जो लिक्विडेट होते हैं, उनको हम करंट बोलते हैं। और जो एक साल से जिनका फायदा हमें एक साल से ज्यादा मिलता है, वो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं। यही हमने पढ़ा था मोटा मोटी। फिक्स्ड एसेट का दूसरा जी नाम क्या सर। है? इनका दूसरा नाम है Non नॉन करंट एसेट, नॉन non-current करंट assets. एसेट। जो करंट एसेट नहीं है। इनका फिर फर्दर बाइफर्केशन होता था कि भाई कुछ होते हैं जो टेंजिबल होते हैं, कुछ कुछ Intangible. होते हैं जो इंटेंजिबल। इंटेंजिबल होते हैं। तो अगर मैं फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग डेफिनेशन बोलूंगा, वो कुछ इस तरह से होती है कि फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स of the business from which the business has expected future economic benefits। वो एसेट्स जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वहां से आपको फ्यूचर में फायदा होने वाला है, उनको आप एसेट्स बोलते हो। और सिंस वो एक साल से ज्यादा फायदा मिलेगा, दैट आर कॉल्ड दे आर कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट। फिर हमने पढ़ा था यार फिक्स्ड एसेट दो तरह के होते हैं, एक टेंजिबल होते हैं और एक इनटेंजिबल होते हैं। तो आप में से कोई मुझे बताएगा इनटेंजिबल क्या होता है? हम बोलते थे जिनको हम देख सकते हैं, देख जिनको नहीं हम सकते। टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। और Visible. इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी फिजिकली सीन, मतलब जिनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, जिनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, और यहाँ पे इनका फिजिकल अपीयरेंस होता है। फिर हम एग्जाम्पल देते थे, जैसे आपकी लैंड है, बिल्डिंग की लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कार है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये ऐसे एसेट्स हैं जो हम देख सकते हैं, जो फिजिकली वेरीफाई की जा सकते हैं, इनको हम टेंजिबल एसेट बोलते हैं। और कुछ आपके एसेट्स हैं जो आप, they are assets of your business, you will be able to get the future economic benefit from those things, but you cannot touch them। फिर हम बोलते थे उसमें एग्जांपल बोलते थे इंटेंजिबल में, सबसे पहले क्या बोलते थे, गुडविल बोलते थे, Will. और क्या बोलते थे, पेटेंट बोलते Trademark. थे, कॉपीराइट बोलते थे, है ना, कॉपीराइट बोलते थे। और कोई बोल सकते हो इंटेंजिबल? Trademark. हाँ, Trademark. ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क है आपका, आपने फ्रेंचाइजी फी पे कर दी है, जिसको हम रॉयल्टी बोलते हैं, लाइसेंस फी बोलते हैं। ये सारे आपके इनटेंजिबल एसेट्स हैं। जहां तक टेंजिबल एसेट्स की बात है, आपको वो सारी चीजें समझ आती है। सर लैंड, मैं आपको बोलूंगा लैंड क्या होता है, अरे सर लैंड तो जमीन होती है, बचपन से देखते आ रहे हैं। बिल्डिंग क्या होती है सर, बिल्डिंग जिसमें आप काम कर रहे हो, जो भी होगा वो आपकी बिल्डिंग है। प्लांट एंड मशीनरी, ये आप देख सकते हो, इनकी टर्म्स भी आपको पता है, और आपको पता भी होता है ये फिक्स्ड एसेट है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको सबको ये सब चीजों के बारे में पता नहीं होता है। बस उनको इतना पता है ये इंटेंजिबल एसेट होते हैं। ये इंटेंजिबल कैसे होते हैं, वो उनको ज्यादा आइडिया नहीं होता है। बस उनको इतना ही पता है ये इंटेंजिबल एसेट्स है, इनको हम देख नहीं सकते हैं। बट इनका नोमेनक्लेचर क्या होता है वो सबको पता नहीं होता है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम इन चीजों को समझेंगे कि होती क्या है, और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसके बारे में क्या बोलते हैं। पहले हम सब चीज के बारे में थोड़ा 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 डिस्कस करेंगे। मुझे आप बता दो इन सब चीजों जो मोटा मोटी है, इन सबको डिस्कस करेंगे। जो जो आप में से जिसको पता होगा वो बता देगा, नहीं तो मैं बता दूंगा बाद में। पहली चीज हमने गुडविल पढ़ी। अभी हम सारा इतना चीज तो क्लियर हो रहा है, दे आर इंटेंजिबल एसेट्स, बट हम पहले इनको समझेंगे क्या है, ताकि हमें अंदर से फील आ जाएगा कि हाँ ये वाकई एसेट है और ये वाकई इंटेंजिबल एसेट है। तो कौन मुझे बेटा बताएगा गुडविल क्या होता है, जल्दी जल्दी Repetition बताओ। of the business. हाँ, Repetition of the business. रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस।
तो किसी को कोई डाउट है इसमें रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस क्या मतलब होता है? नो सर। अच्छा, अगर मैं दूसरा नाम दे दूं गुडविल का, तो आप बोलोगे ब्रांड वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या है? ब्रांड वैल्यू। एक नॉर्मल बर्गर की शॉप और मैकडी में फर्क है नहीं है? हाँ। एक नॉर्मल बर्गर की शॉप और बर्गर किंग में फर्क है कि नहीं है? हाँ ये सर। Yes, sir. एक नॉर्मल पिज्जा शॉप जो नॉर्मल मिलता है और पिज्जा हट में फर्क है नहीं है? हाँ ये डोमिनोज सर। में फर्क है नहीं है? डोमिनोज और नॉर्मल पिज्जा शॉप में फर्क है नहीं है? Yes, एक sir. नॉर्मल स्वीट शॉप और शक्ति स्वीट शॉप में फर्क है नहीं है? एक नॉर्मल शूज और बाटा के शूज में फर्क है कि नहीं है? एक नॉर्मल स्पोर्ट्स आइटम में और एडिडास के स्पोर्ट्स आइटम में फर्क है कि नहीं है? ये एडिडास, ये बाटा, ये शक्ति स्वीट्स, ये डोमिनोज, ये पिज्जा, ये सब क्या है? ये ब्रांड्स है और इनकी एक गुडविल है। इनके पास कस्टमर्स ज्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू बाकी ब्रांड्स, एंड दैट इज देयर गुडविल। एंड दिस गुडविल, दैट नेम इन इटसेल्फ, दैट डोमिनोज नेम, इट कैरीज अ वेटेज। इसकी वजह से इनके कस्टमर ज्यादा आएंगे। सो दिस नेम इज अ गुडविल। यू कैन से द नेम ऑफ द डोमिनोज इन इटसेल्फ is something very intangible, जो आप टच नहीं कर सकते, जो आप फील नहीं कर सकते, बट यस यू नो कस्टमर्स आर अटैच्ड टू दिस नेम। डोमिनोज कल को अपना फ्रेंचाइजी बेच सकता है एंड ही कैन अर्न लैक्स ऑफ रुपीज एक फ्रेंचाइजी खोलने में। एंड वो किस वजह से उनको हासिल हुआ? कि उन्होंने मेहनत कर दी है, और उस मेहनत को क्या बोलते हैं? गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल। तो इनका एक एसेट है, ये नाम इनका एक एसेट है जिसको ये बेच सकते हैं। तो ये इनकी गुडविल है या इनकी ब्रांड वैल्यू है। इसके साथ साथ ये आती है पेटेंट। पेटेंट का पता है किसी को? तो अगर आपकी गुडविल है तो आप बोल सकते हैं यस गुडविल आपको समझ आया, ठीक है ना? तो ये मेरा इंटेंजिबल एसेट। और पेटेंट, पेटेंट पता ही होता है। परसों के लेक्चर में भी मैंने बोला था पेटेंट क्या होता है। सर अगर मैं कोई फॉर्मूला बनाता हूं और मुझे पता है इस फॉर्मूला को कल को अगर मैं बेचूंगा या इससे मैं अगर खुद से प्रोडक्शन करूंगा तो मैं एक अच्छा रेवेन्यू कमा सकता हूँ, तो उसको मैं अपना पेटेंट बनाता हूँ, मैं उसको रजिस्टर कराता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट में। तो कोई उस पेटेंट को यूज नहीं कर सकता, कोई उस फॉर्मूला को, सीक्रेट फॉर्मूला को, डिजाइन को, प्रोसेस को यूज नहीं कर सकता है। सिर्फ अगर यूज करेगा ही हैज टू पे मी द रॉयल्टी, उसको मुझे कुछ देना पड़ेगा, और मैंने उसका पेटेंट करा लिया। तो वो पेटेंट मेरा क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। हाँ। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। यस सर। मैंने कोविड की वैक्सीन बना दी, मैंने कोविड की वैक्सीन बना वैक्सीन। दी, और मैं क्या करता हूँ? इसको पेटेंटाइज कराता हूँ। क्या कराता हूँ? पेटेंटाइज पेटेंटाइज। कराता हूँ। जब मैंने इसको पेटेंटाइज कराया तो मेरे बगैर कोई भी इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकता है कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए। तो आपको आपको नहीं लगता जो मैंने पेटेंटाइज कर रहा है मुझे इसकी एक वैल्यू है? कल को कोई कंपनी बोलेगी यार हम कोविड की वैक्सीन बनाएंगे, आप हमें फॉर्मूला दे दो, मैं उनसे रॉयल्टी ले लूंगा। मैं उनको बोलूंगा मैं आपको पेटेंट अपना यूज करूंगा, मुझे आप इतना पैसा दे दो। तो इस पेटेंट की आपको लगता है एक वैल्यू है? हाँ। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मारुति है, सुजुकी है, या जितने भी ये ब्रांड्स है, ये अपना R&D करते हैं। क्या करते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। फिर सपोज इन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बना दिया कि भाई पानी से गाड़ी चलेगी। जो ही वो ये टेक्नोलॉजी बना दे ना, वो इसको सबसे पहले पेटेंटाइज कराए इस फॉर्मूला को। कल को फिर कोई भी बंदा अगर उसके पास फॉर्मूला पता भी चल गया, वो अपनी पानी से गाड़ी बना ही नहीं सकता। और दुनिया में अब सब लोग बोलेंगे हम पानी से गाड़ी बनाएंगे, उनको इसको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। तो जब इसने ये पेटेंट करा लिया, आपको नहीं लगता इसके पास एक इंटेंजिबल एसेट है? हाँ। क्योंकि इसके पास एक फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला हैज द वैल्यू। इस फॉर्मूला को बेच सकता है, वो करोड़ों में पैसा कमा सकता है। सेम गोज विद द कोक, बिस्लरी एंड ऑल दोस थिंग्स, दे हैव पेटेंट्स। मैं अगर बिस्लरी का फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ गाँव कश्मीर में, तो मैं ऐसे नहीं लगा सकता हूँ, मुझे बिस्लरी वालों को रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। तो बिस्लरी के पास जो वो पेटेंट है, कॉपीराइट है उस नाम का, वो कोई और यूज नहीं कर सकता। यूज करेगा तो उसको रॉयल्टी दे पाना पड़ेगा। इसी के साथ आता है एक कॉपीराइट। कॉपीराइट नॉर्मली आपने बुक्स में देखा होगा, कोई भी बुक देख लेना, उसमें नीचे लिखा होता है कॉपीराइट। मतलब इस चीज को कोई कॉपी नहीं कर सकता है ऐसा ही। अगर वो करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पेनल्टीज हो जाएगी, और उसको वो ऐसे बुक बना नहीं सकता है, उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी इन बंदों को। आप अपनी सब आप में से ना अपनी बुक देखो, जो आपके पास भी अकाउंटेंसी की बुक है, हाँ सर। देखिए आपने सर कहाँ पे? वही वही एक मिनट रुको। नॉर्मली जो ऑथर होते हैं वो उसमें लिख लेते हैं कि ये कॉपीराइट है, कोई इसको यूज नहीं कर सकता, कोई इसको इस बुक में नहीं है। आप बाकी अपनी नॉर्मल जो बुक्स खरीदते हो ना,
उसमें देख लेना लिखा होता है कॉपीराइट है। नॉर्मल जो आप ऐसे बुक लाते हो ना पढ़ने वढ़ने के लिए, उसमें देख लेना। ये देखो पेज नंबर 1 पे ही है सी करके 1994, जो पहला ही पेज है पिलानी पब्लिकेशन सी बुक का। ये देखो बेटा दिख रहा है, जो पहला ही पेज है, इसमें देखो एक नीचे एक लाइन है सी, फिर गोल करके सी 1994 दिख गया आप सबको? हाँ 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 सी हाँ कॉपीराइट, कॉपीराइट इसका है इनका 1994 का, जुनेजा सी मोहन सिंह बजिंदर, हाँ हाँ ये 4 बंदे, ये 4 बंदों ने इसको कॉपीराइट कराया। तो मैं अगर आज चाहूंगा अपना प्रिंटिंग प्रेस खोलूंगा और ये बुक बना पाऊंगा और मार्केट में बेचूंगा? मैं नहीं बना सकता, पता है आपको? मैं अगर इतना ही इसका कहीं से पीडीएफ लाऊंगा और अपनी बुक बनाऊंगा, बोलूंगा यार ये लोग तो 500 में बेच रहे हैं, मेरे को जो पेपर की कॉस्ट आती है वो 200 आती है, मैं 500 रुपया कमाऊंगा। मैं नहीं कमा सकता, क्यों? इन ऑथर ने इसका कॉपीराइट करा दिया। कोई भी बंदा इस बुक को नहीं बना सकता है, उसको जेल जा सकती है। अगर कोई बनाना चाहता है, इन कोई पब्लिकेशन अथॉरिटी इस बुक को बनाना चाहते हैं, उनको इन 3 बंदों को रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, जो ये बोलेंगे तभी वो बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग कॉपीराइट ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना? हम्म, इसी तरीके से जो आपकी मेडिसिन होती है आप उनमें भी देख सकते हो, उनमें भी उनका नॉर्मली कॉपीराइट होता है। कुछ टिपिकल मेडिसिन है वो कोई वो यूज नहीं कर सकता उस फॉर्मूला को। ये देखो मेरे पास एक दवाई है रिफ्रेश टीयर, जो मैं आंखों को डालता हूँ। इधर देखोगे इनके पास भी कॉपीराइट है इसका, तो कोई भी ये दवाई नहीं बना सकता है। अगर वो बोलेगा मैं रिफ्रेश टीयर्स बनाऊंगा, वो बिल्कुल नहीं बना सकता है ये चीज। उनको इसके इसका राइट लिया है इसने, तो यही कंपनी बना सकती है। जो स्टेराइल है, जो एलर्गन कंपनी है, तो यही बना सकती है, कोई और कंपनी एलर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसका कॉपीराइट लिया है। तो कोई भी इसको नहीं बना सकता है, और बनाना चाहेगा अगर परमिशन भी मांगिए तब भी नहीं बना सकते। परमिशन मांगेंगे तो आप मुफ्त में थोड़ी दोगे परमिशन। आपके पास कोई चीज है जिससे आप फायदा ले सकते हो, आप किसी को थोड़ी बनाने दोगे। आपको पता है इसकी मतलब कॉस्ट 10 रुपया है। अगर बोलेंगे हाँ बनाओ फिर बना सकते हैं ना। बना सकते हैं, बट वही है ना, वो कैसे परमिशन देगा? वो आपसे फ्री लेगा ना। उनकी पता है इसकी 15 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, बट वो 120 रुपए में इसको बेच रहे हैं। अब वो थोड़ी आपको बनाने दे देंगे, आपको बनाने देंगे वो बोलेंगे हमें पर यूनिट 50 रुपए दे दो। और वो 50 रुपए आपको नहीं लगता वो कॉपीराइट की वजह से इनकी वैल्यू है? इस कॉपीराइट की वजह से ये हर बंदे से 50 रुपए ले सकता है इसको बनाने के लिए, हर पीस के लिए। तो यू डोंट फील कि दैट कॉपीराइट है इज एन इंटेंजिबल एसेट? जवाब दे दो यस और नो। यस सर यस सर। इनके पास एक कॉपीराइट है ये दवाई बनाने का, कोई नहीं बना सकता है। तो अगर ये किसी को राइट दे देंगे, अगर खुद कर रहे, अगर खुद बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता इस कॉपीराइट की वजह से इनको फायदा है? और इसको ये हाँ बेच सकते हैं, कल वो किसी बंदे को बोल सकते हैं कि आप बना लो। आप बिस्लेरी बिस्लेरी देखो कश्मीर में बनाते, तो वो बिस्लेरी तो बाहर की कंपनी है, वो कैसे बना पाता है? उनको वो अपनी कंपनी नहीं होती है, उनको रॉयल्टी पे करते हैं बिस्लेरी को, पर बोतल के लिए 1 रुपीज या 2 रुपीज देते हैं रॉयल्टी। तो बिस्लेरी का जो वो पेटेंट किया हुआ कॉपीराइटेड आइटम है, तो आपको नहीं लगता उनको उसकी वजह से एक फायदा हो रहा है? तो कॉपीराइट क्या है उनके पास? अगर कॉपीराइट उन्होंने करा लिया है, दैट इज देयर इंटेंजिबल एसेट, ठीक है? हाँ तो उससे यस उनका सर। फ्यूचर में फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ यस सर हो रहा है। तो राइट की वजह से उनका फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? उस बिल्कुल। राइट को जी बेच भी सर। सकते हैं, उस राइट से खुद भी बना सकते हैं, तो दैट इज एसेट ना। जिससे आपके एसेट क्या हाँ होता है? हाँ कोई भी चीज जो आपके कंट्रोल में, एसेट की डेफिनेशन क्या है? 2 चीजें होनी चाहिए एसेट में। किसी भी चीज को आप एसेट तब बोलते हो अगर उसमें 2 चीजें पाई जाती है। एक, वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, मतलब यू शुड बी ओनर ऑफ दैट। अभी हम इतना याद रखो। एंड सेकंड थिंग इज यू शुड बी एबल टू डिराइव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम दैट। आपको वहां से कुछ फायदा होना चाहिए। आपके पास एक कॉपीराइट है, यू हैव द एडवांटेज, दिस इज योर कंट्रोल। आपको आपके पास कोई यूज नहीं कर सकता अनलेस यू परमिट दैट पर्सन, एंड यस यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दिस कॉपीराइट। सो दैट इज एन इंटेंजिबल एसेट। समझ आया नहीं आया? हाँ यस सर। जी और सर। दूसरा क्या होता है? ट्रेडमार्क। मेरा एक कजन है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग जो पर्सनली जानू को पता होगा। तो मैं उसको बोल रहा हूँ भाई तू अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क ले ले। ट्रेडमार्क का एडवांटेज क्या होता है? मैंने सपोज एक बिजनेस बना दिया एडिडास। अब मुझे पता है यार आहिस्ता आहिस्ता इसका एक नाम बनेगा, तो मैं सबसे पहले पता क्या करता हूँ? इसका ट्रेडमार्क लेता हूँ। क्या लेता हूँ? ट्रेडमार्क। कल को कोई ट्रेडमार्क। भी कल को कोई भी एडिडास नाम यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने अपने नाम को, अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क करा दिया, कल को कोई भी बंदा एडिडास यूज ही नहीं कर सकता। आपने बिस्लरी की बोतल देखी है? हाँ यस सर। मैंने आपको अभी बता दिया जो बिस्लरी की बोतल है, अगर मैं बिस्लरी बनाना चाहता हूँ खुद से, मैं नहीं बना सकता हूँ बिस्लरी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को बिस्लरी को अप्रोच करना पड़ेगा, और मेरे बिस्लरी को अप्रोच करके बोलना पड़ेगा कि मैं आपका नाम यूज कर सकता हूँ। वो बोलेंगे भाई ये हमारे क्वालिटी कंट्रोल होने चाहिए, क्योंकि बिस्लरी नाम
से एक इंप्रेशन जाता है लोगों को। आज की डेट में भी अगर कोई बीमार होता है तो उसको डॉक्टर बोलता है कि यार इसको बिस्लरी पानी दे दो, कोई और नॉर्मल पानी मत दे दो, घर का और वाटर भी मत दे दो, तो उसको बिस्लरी दे दो। तो वो बोलेंगे हमारा जो नाम बिस्लरी का बना है ऐसे नहीं बना है, हमने बहुत क्वालिटी कंट्रोल रखे हैं, हम वाटर को बहुत अच्छे तरीके से प्यूरिफाई करते हैं, उसमें मिनरल्स ऐड करते हैं, कितना करते हैं रेट अलग बात है, हमारे पूरे क्वालिटी जाके उनके बाद पास होते ये वाटर की बोतल हमारी मार्केट में जाती है। आप ऐसे ही एरा गेरा कुछ भी बना के बिस्लरी उसमें लगा दोगे तो हमारी तो इमेज खराब हो जाएगी ना, तो हम आपके प्रोडक्ट को ऐसे यूज करने नहीं देंगे। अगर आप हमें रॉयल्टी पे करोगे और ये क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करोगे तब आपको राइट दे देंगे। तो इसके लिए सपोज मेरा पूरा एग्रीमेंट हो गया, इनको मैंने इनको फी दे दी, 5 लाख रुपया इनसे पहले रॉयल्टी मैंने इनको दी थी यूज करने के लिए सपोज, या पर आइटम मुझे 200 रुपए देना पड़ रहा है, ये सब के बाद ही मैं बिस्लरी बना सकता हूँ, बिस्लरी का नाम यूज कर सकता हूँ। तो बिस्लरी हाँ ने सबसे पहले क्या किया है, बिस्लरी ने अपने नाम का ट्रेडमार्क करा लिया, तो कोई बंदा बिस्लरी नाम यूज नहीं कर सकता। एक तो दूसरा होता है कॉपीराइट, नॉर्मली पानी में तो आप क्या कॉपीराइट कराओगे, वहां पे आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हो अपना। अब जब उनका नाम क्रिएट हो गया बिस्लरी का, कोई बंदा बिस्लरी की पानी नहीं बना सकता है खुद से, तो उनको क्या करना पड़ेगा, बिस्लरी को रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, अगर वो बिस्लरी नाम से भेजना पड़ जाएगा, तो या तो फिर उसको अपना नाम बनाना पड़ेगा। अब बिस्लरी नाम है, आपको पता है जब आप जाते हो मार्केट में आपके पास सबसे पहले क्या नाम आता है, बिस्लरी आता है। और बिस्लरी वाले ने, अगर आपने रिसेंट एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, क्या कंसेप्ट लाया कि असली बिस्लरी कौन है, असली बिस्लरी वो है जिसमें कौन है, ओंट है। देखा है वो एडवर्टाइजमेंट? हाँ हाँ तो रेगिस्तान में होता है तो ऊंट होता है, वो नॉर्मल पानी नहीं पीता है, वो पीता है असली पानी, बिस्लरी है। दैट्स द हाउ दे डू देयर मार्केटिंग स्किल्स। बट पॉइंट इज, आपने मार्केट में देखा पूछा कैसे वो बना है, मतलब बिस्लरी कहता डैश 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 कर, आई कैन यूज दैट वर्ड राइट नाउ इन द क्लास। बिस्लरी which one chiva, बिल्सरी, आवा बेसली एंड द ग्रीन कलर ऑन दैट ट्रांसपेरेंट बॉटल, तो apparently किसी बंदे को लगे बिस्लरी है, बट वो बिस्लरी नहीं होता है, बिकॉज व्हाई, बिकॉज दे कांट यूज द बिस्लरी नेम। तो वो क्या करते हैं, बेसली बनाते हैं, बेसलरी दो दो एल डालेंगे, दो आर डालेंगे, कि दूसरे किसी को लगे बिस्लरी है पर वो बिस्लरी नहीं होते। क्यों? वो बिस्लरी नाम यूज ही नहीं कर सकते। उस कंपनी, कोई भी कंपनी बिस्लरी नाम यूज नहीं कर सकती, क्योंकि बिस्लरी वाले उनको पकड़ के कॉपीराइट ट्रेडमार्क क्लेम ठोक देंगे, भाई तुम हमारा नाम कैसे यूज कर दो। तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं हमने बिस्लरी थोड़ा लिखा है, हमने बेस नहीं लिखा है। समझ आई बात? हाँ हाँ जी इस सर। तरह से वो मार्केट में वो पानी बेचते हैं, अदरवाइज वो नहीं बेच सकते। आपने कहीं लोकेलिटी में देखा होगा एडिडास, एडिडास के शूज एडिडास के नाम से आते हैं, तो वो एबीबास लिखते हैं, पूरा डिजाइन वैसे बनाएंगे और एबीबास लिखेंगे, देखा है? हाँ हाँ नाइकी का होगा तो नाइक होगा, एनआईके होगा, ई नहीं होगा, कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे ताकि दूर से कस्टमर को लगे कि भाई ये जैसे वही है, बट वो ऐसा होता नहीं है। पर वो उतना हाँ उतना ज्यादा एक्चुअल रिजेंबल भी नहीं कर सकता, अदरवाइज फिर भी उनको बोलेंगे कि तुम कोशिश करो हमारा नाम यूज करने के लिए। बट ठीक है, वो भी सोचता है यार ऐसा कौन कर रहा है, ऐसा मतलब कौन, किसके पास उतना टाइम वो करने के लिए। बट द पॉइंट इज, आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना है ना। अब सब में से आई नॉट ओनली सीइंग चार्टर्ड अकाउंट्स इन यू, आई एम सीइंग एंटरप्रेन्योर्स इन यू। तो आप लोग, हर कोई अगर कल को कोई बिजनेस करोगे तो सबसे पहला काम करना ट्रेडमार्क, बट एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट कमाना, उसके बाद ट्रेडमार्क करना है। पता चला कि आपके पास ट्रेडमार्क नहीं और प्रॉफिट कुछ है नहीं, क्योंकि उसके भी खर्चे होते हैं, 7-8 हजार उसके भी खर्च लगते हैं। बट वंस आपने वो नाम बना दिया, कोई बंदा उस नाम को यूज नहीं कर सकता। मेरे पास एक एग्जांपल आया था, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था फेसबुक पे कि सर मैंने एक वेबसाइट बना दी थी, तो नाम ने एकेडमी प्लस कर दी। बोला सर मैंने वेबसाइट बनाई, मेरा 10-20 हजार का खर्चा हो गया, एकेडमी प्लस से नाम आ दिया, एंड नाउ अ पर्सन इज अप्रोचिंग मी टेलिंग मी भाई व्हाई आर यू यूजिंग माय नेम, एकेडमी प्लस से मेरा एक ट्रेडमार्क है। और इस लड़के से छूट गया था और मैं उसको बोल दिया कि यू कैन नॉट डू इट। समझ आई बात? इस बंदे ने अपनी वेबसाइट बना दी एकेडमी प्लस से, बट पता चला कि किसी और बंदे ने उसका ट्रेडमार्क लिया था, तो वो बोलेगा तू मेरा नाम यूज ही नहीं कर सकता कहीं। तो कल को आपने मेहनत कर दी, इतना अच्छा ब्रांड बना दिया और किसी बंदे ने उसका ट्रेडमार्क ले दिया, तो वो बोलेगा आप यूज नहीं कर सकते, और उस नाम के साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो लोग वो यूज कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते उसको। समझ आई बात? ऐसे हाँ तो लगने में छोटी बात है, बट बहुत बड़ी बात है। मैं एक मेहनत करके एक ब्रांड बना रहा हूँ एमआरएफ, बट मैंने एमआरएफ का ट्रेडमार्क ही नहीं लिया, तो कोई बंदा आके एमआरएफ ट्रेडमार्क बना के वो यूज कर सकता है नाम को, क्योंकि लोग नाम से जानते हैं ना चीज को, उनको थोड़ी पता है बिस्लरी का ओनर कौन है। आप क्या चीज है जो आप यूज करते हो सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा, कपड़ों में क्या यूज करते हो? कुर्तीस वगैरह। अरे नहीं, ब्रांड ब्रांड ब्रांड। अच्छा ब्रांड, ओ अच्छा ब्रांड क्योंकि प्यूमा। चला हाँ, एडिडास, प्यूमा। एडिडास यूज करते हो। मैंने मेहनत करके एक नाइकी, एडिडास ब्रांड बना दिया, बट मैं ट्रेडमार्क लेना भूल गया। कल को कोई बंदा उसका ट्रेडमार्क लेगा, बोला यार इसका ट्रेडमार्क मेरे पास है मैं यूज करूंगा, तो आपको नहीं लगता उस बंदे का फायदा हो गया? बिकॉज वो एडिडास नाम से छाप देगा तो लोग को एडिडास दिख रहा है ना। तो इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में आपको ट्रेडमार्क लेना। एनीवेज, अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो ये क्या आपका है, ये आपका इंटेंजिबल एसेट है। समझ आई नहीं आई समझ बात? जी सर।
ठीक है, और किसी चीज को कोई डाउट था? पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir, अब yes, इसके sir. बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैं कसम खाता हूँ ये चीजें ना आपको 12th में कोई नहीं बताई। ये चीजें हमें सीए करने के बाद समझ आती है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको पहले से ये चीजें बता दूं। अब इसको अच्छे से समझ लेंगे, अकाउंटिंग के बारे में इसको अच्छे से समझ लेंगे। इस चीज को अच्छे से समझ लो। मैं सबसे एग्जांपल पहले लेता हूँ गुडविल की। क्या लेता हूँ? गुडविल की। Google. कल कल का जो मैंने लिया था उसी को समझाने की कोशिश करूंगा। टाइगर मैंने बिजनेस कब स्टार्ट किया था? 2012 में। 2017 में बेटा, हाँ मुझे गलत हो गया शायद, ठीक है। उल्टा लिखा है। टाइगर मैंने 2013 में बिजनेस 2017 में बिजनेस स्टार्ट किया, तब कोई नहीं जाता था ये एलएनटी क्या है। हमने एक ब्रांड बनाया था एलएनटी कंपनी, ठीक है ना, एलएनटी करके। हाँ। और 6 साल बाद अब एलएनटी को हर कोई जानता है। हाँ, बिल्कुल। लोग आते हैं यहाँ पे, एलएनटी कोचिंग सेंटर बोलो, ये हाँ। क्लासेस बोलो, जो भी आपको समझना है अपने जाने में समझ सकते हो। 6 साल में जो मेहनत हमने कर दी, आज इसकी वैल्यू जो है आपने कैलकुलेट किया, इस गुडविल की वैल्यू जो है 5 लाख रुपया है। आप में से कौन समझ पाता है कि सर ये में गुडविल मेरा एसेट है? हाँ है। है। सारे बोलो ना, हाँ या ना। हाँ, है। आप में से हर कोई बोल रहा है कि ये गुडविल मेरा एसेट है। Yes. आज की डेट में 2003 में 23 में आप बोल रहे हो ना कि भाई हमारे पास कस्टमर ज्यादा आते हैं कम्पेयर टू बाकी, और हमने जब वैल्यूएशन कर दी गुडविल की, पता चला हमारी गुडविल की वैल्यू 5 लाख रुपया है। कैसे वैल्यू किया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, बट द पॉइंट इज आपको समझ आया कि भाई ये एक एसेट है, 5 लाख रुपया इसकी वैल्यू है। इस नाम की, एलएनटी नाम की, हमारे बिजनेस की पहचान की एक वैल्यू है जिसका वैल्यू 5 लाख रुपया है, ठीक है। इज Yes, इट sir. आवर एसेट? Self-evident. इज Yes, इट sir. आवर एसेट और नॉट? Yes, Yes, sir. Yes sir. sir. Is it our asset? Yes, sir. Yes Now sir. I am showing you my balance sheet of the business as on 31st March 2023. Here लतीफ की कैपिटल अगर मैं रिकॉल करूंगा लास्ट लेक्चर में 7 लाख थी, ताहिर की कैपिटल 4 लाख थी, 4 तो लाख। मेरी जो बाकी लाइबिलिटीज थी, क्रेडिटर्स थे, वो 5 लाख थे। और मेरे यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट थे उसमें सपोज मेरा लैंड था 5 लाख, मेरा बिल्डिंग था 3 लाख का, मेरा फर्नीचर था 2 लाख का, 5 तरह 10 7 का 5 तरह 10। मेरा जो स्टॉक है वो सपोज 3 लाख का है, तो मेरा डेटर 2 लाख का है, और मेरा कैश 1 लाख का है, ठीक है। टोटल मिला के 16 लाख है, ठीक है। जी सर। ये टोटल 16 लाख है। अब मुझे बताओ ये जो गुडविल 5 लाख की है, हम्म इसकी तो वैल्यू आ रही है ना 5 लाख, हम्म बट ये तो बैलेंस शीट में कहीं आ ही नहीं रही है। Sir, it is self-generated goodwill which cannot be written in the हाँ books of accounts. तो ताहिर ने बोला कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। मैं भी ताहिर की बात कर रहा हूँ, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। एंड ताहिर ने फिर खुद ही आंसर भी बोला, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। हाँ परचेज्ड गुडविल लिखते हैं हम, हाँ, परचेज्ड गुडविल आती है इसमें। मुनजा ने इसको ऐड किया कि सर बैलेंस शीट में जो आता है, अगर बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिखेगा दैट इज परचेज्ड गुडविल। which is recorded in the books. ये स्टेटमेंट ताहिर ने बोला और मुनजा को समझ आया, और मुनजा ने एक चीज ऐड किया। मुनजा और ताहिर के बगैर किसी को समझ आया कि क्या चीज बोली इन्होंने? हाँ, यस सर। कौन बोला ये? सदफ? हाँ। क्या बोला आपने बेटा, क्या समझ आया आपको? कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आती है बैलेंस शीट पे, अगर हम कोई बिजनेस खरीदेंगे उसकी जो परचेजर गुडविल होगी हमारे पास वो आएगी उसमें। इज इट रट्टा और लॉजिकली आपको समझ आ रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए? नहीं सर, रट्टा कैसे मारती? लॉजिकली बता दो क्यों नहीं आएगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल? अरे 5 लाख का मेरे पास 5 लाख की वैल्यू है, मैं 5 लाख की गुडविल को क्यों नहीं दिखाऊंगा बुक्स में? मैं एक एंट्री पास करूं, हाँ। गुडविल अकाउंट डेबिट 5 लाख, और इसका शेयर दूंगा टू लतीफ, सपोज इक्वली शेयर था, टू लतीफ 3 लाख, तो ताहिर, टू लतीफ 2.5 लाख, तो ताहिर 2.5 लाख। और यहाँ पे मेरा गुडविल आएगा 5 लाख का, और यहाँ पे लतीफ कैपिटल बढ़ेगी 2.5 लाख से 9.5, और ताहिर की कैपिटल हो जाएगी 6.5, और यहाँ पे एसेट हो जाएगी 21 लाख, यहाँ पे लाइबिलिटी चाहिए 21 लाख। क्या दिक्कत है भाई? वैल्यू गुडविल 5 लाख रुपया है, तो मैं एसेट की एंट्री करूंगा, गुडविल को रिकॉग्नाइज करूंगा बुक्स में, और यहाँ से उनकी कैपिटल को ऐड करूंगा, क्योंकि किसकी मेहनत है? लतीफ और ताहिर की मेहनत है। हाँ। बताओ आप, ये बेटा जवाब दे दो मुझे। अब मुझे मुनजा भी जवाब दे सकते, ताहिर भी जवाब। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही बोला आपने
कि भाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या होता है, ये किसको पता है? कायरोन मतलब को सदब को छोड़ के सेल्फ जनरेटेड गुडविल, पहले ये बात पे आ जाओ। तो इन्होंने खुद मतलब अपना नाम कमाया है खुद अपना मेहनत नाम करके। कमाया है, इन्होंने इसके लिए कुछ पे नहीं किया है, इस गुडविल के लिए कहीं पर कुछ पे नहीं किया है, खुद से जनरेट किया है। जब खुद से जनरेट किया है इन्होंने, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में। क्यों नहीं करते, ये मेरा क्वेश्चन है। बेटा मुझे बताओ ना। किसी को कोई बता? हाँ बताओ। सर, मैं जवाब दूं? वॉइस ब्रेक हो रहा है क्योंकि ये जो बेटा, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर जो है ना, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है फरीस, कोई और ट्राई कर सकता है? सर, Does anyone among you know about accounting standards? मैंने जो 11th में पढ़ा था, सदफ नातिका आपको पढ़ाया था ये चीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तब पढ़े थे लेकिन यार कौन इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? ICAI इशू करते हैं सब। अकाउंट स्टैंडर्ड्स आईसीए इशू करता है। आईसीए कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड Institute of- अकाउंटेंट। उनका एक बोर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, हम्म, जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? मैंने आपको 11th में ही बोला था कि भाई जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आपने ये चीज जब पढ़ी है अकाउंटिंग क्या होती है, फिर आपने पढ़ा था इसमें कुछ रूल्स होते हैं, इसका ग्रामर होता है, कुछ बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं, और उसके बाद फिर यूनिफॉर्मिटी रहे अकाउंटिंग में कि भाई कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, तो उसमें एम्बिग्यूटी आएगी। आप कंपेयर नहीं कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। जब आप आगे जाओगे आप पढ़ोगे कि भाई कंपनी जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, आप उसके बेस पे डिसीजन लेते हो, फिर आप किस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो। यू नो ना दैट शेयर मार्केट और सब चीज। और आप सीए के स्टूडेंट हो तो शेयर मार्केट क्या होता है इस चीज में आज से पढ़ना स्टार्ट कर लो। जितना जल्दी आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे उतना जल्दी मार्केट से पैसा कमा सकते हो, ठीक है ना? तो आप आज की डेट में अगर आप खुद बिजनेस नहीं करना चाहते हो, आप किसी वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस में पैसा लगा सकते हो। आपके पास अगर पैसा है, आप खुद से पढ़ रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है बिजनेस करने का, आप अपना पैसा जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, डीमैट अकाउंट खोलो और किसी कंपनी में लगा लो पैसा। वो कंपनी उस पैसे से बिजनेस करेगी, वो प्रॉफिट कमाएगी, आपका शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा, कंपनी के शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है ना? ना आपको काम करना पड़ रहा है ना कुछ, और कंपनी आप ब्याह के आपके पैसे से काम करेगी, उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। अब मैं किस कंपनी में लगाऊंगा, इसके लिए जरूरत ये महसूस होती है कि भाई सब कंपनी जो अकाउंटिंग करेंगे वो कॉमन रूल्स लगा ले, मतलब जो रूल ये कंपनी लगाती है वो कंपनी ये रूल लगाती है। इसलिए जरूरत आती है कि भाई अकाउंटिंग जो गाइडलाइन से बनाती है वो सब सेम फॉलो करे। उसके लिए जहां जहां लगता है कि भाई डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो हो सकती है, वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पिक्चर में आता है, आप ऐसा लगा लो द स्टैंडर्ड्स ऑफ डूइंग द अकाउंटिंग। आप इसको बोल सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेसिकली ये गाइडलाइंस होती है जो आपको बोलता है कि आपको इस चीज में क्या करना चाहिए। जब सारे यही करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी आएगी। समझ आया कुछ कि बाउंसर हो रहा है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो जब सारे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी आएगी। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, या मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स और ये सब कुछ बनाता हूं। तो एक कंपनी है ए, दूसरी कंपनी है बी, ठीक है। कंपनी ए क्या करती है, कंपनी ए क्या करती है, इस साल ये खर्चा करेगी। सपोज इसके एक्सपेंसेस 10 करोड़ हो गए और इसके भी एक्सपेंसेस 10 करोड़ हो गए। कंपनी ए क्या करती है, वो बोलते हैं कि भाई मेरे को तो अभी गवर्नमेंट से कुछ मिला नहीं, गवर्नमेंट से जो मुझे मिलेगा, गवर्नमेंट से जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा जब मैं बिल्डिंग कंप्लीट करूंगा, तब मुझे 15 करोड़ मिलेगा, ठीक है। कंपनी ए क्या है, वो बोलेगी जब मुझे ये बिजनेस ये बिल्डिंग कंप्लीट होगा तब मुझे 15 करोड़ मिलेगा। और आज की डेट में बोल रहा है कि बिल्डिंग तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो मेरे को कोई रेवेन्यू मिला है, मिलेगा नहीं।
तो वो रेवेन्यू 0 दिखाता है। क्या दिखाता है? 0 तो इसका लॉस कितना आया? 10 करोड़। कंपनी बी क्या बोलती है? बोलती है ठीक है, वो भी यही 15 करोड़ की बिल्डिंग बना रही है, उसको 15 करोड़, वो बोला है मैंने इस 15 करोड़ का 90% तो कंप्लीट किया आज की डेट में। क्या बोल रहे हैं? मैंने 90% तो कंप्लीट कर लिया। कर दिया है, बस मेरे को 10% करना है। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग। वो बोलते हैं मैं 15 का 90% तो मैंने कंप्लीट किया है ना, बस पैसा अभी नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वो अपना टर्नओवर दिखाती है, 15 का 90% कितना होता है? 13.5 करोड़, क्योंकि काम किया है ना उसने। हाँ, तो वो दिखा रहा है मेरा टर्नओवर है 13.5 करोड़ और गवर्नमेंट के नाम पे डेटर क्रिएट कर रहा है 13.5 करोड़ का। इसका प्रॉफिट कितना आया? 3.5 करोड़। ठीक है, हाँ, यस। हम्म आप देख रहे हो दोनों कंपनियां बराबर है। इसने भी 15 करोड़ की बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, इसने भी 15 करोड़ की बिल्डिंग का कंप्लीट लिया है। इसने भी 90% बिल्डिंग कंप्लीट की, इसने भी 90% बिल्डिंग कंप्लीट की। इसने भी 10 करोड़ का खर्चा किया, इसने भी 10 करोड़ का खर्चा किया। बट ये अपना प्रॉफिट दिखा रही है, लॉस दिखा रही है 10 करोड़, और ये प्रॉफिट दिखाई 3.5 करोड़। आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, ए या बी में? मतलब अभी अगर आप प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस ही दे रहे हो तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे? बी में? बी में। बोलोगे हाँ। बी प्रॉफिटेबल कंपनी है। बट अगर आप देखोगे, आप बोल सकते हो ना कि भाई नहीं, ये दोनों बराबर कंपनियां हैं। रियलिटी में तो दोनों बराबर कंपनियां है ना, हाँ, उसका भी बस 10 इसने अकाउंटिंग डिफरेंट फॉलो कर दी है। इसने यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगा के प्रोरेटा बेसिस पे रेवेन्यू लिया है, इसने नहीं लिया है, तो इसका प्रॉफिट तभी। तो आपको समझ आया कि अगर डिफरेंट अकाउंटिंग गाइडलाइंस फॉलो कर दी होगी तो आपके जो फाइनेंस स्टेटमेंट से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप बोल नहीं सकते हो कि सही कंपनी ये है, इस कंपनी में लगाना फायदा है, इस कंपनी में लगाना फायदा है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नहीं भाई, दोनों कंपनियों में बराबर है, जब आप अंदर डेप्थ में जाओगे। तो यहाँ पे जरूरत इस बात की आती है कि अगर इनको गाइड किया जाएगा, भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाना है। जब ये भी परसेंटेज कंप्लीशन लगाएगा, ये भी परसेंटेज लगाएगा, तो दोनों का प्रॉफिट बराबर आएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो सही कौन है, गलत कौन है कि नहीं? सिमिलरली आपका स्टॉक है, ठीक है, आपका स्टॉक है, आपने स्टॉक के लिए लोन लिया है और उस पर आपको इंटरेस्ट आया। आपका स्टॉक है 5 लाख का, इसका भी स्टॉक है 5 लाख का, बट स्टॉक पे लिया आपने, सीसी लिमिट लिया और आपको इंटरेस्ट लगा 1 लाख का। तो ये कंपनी क्या करती है, ये स्टॉक को दिखाती है 5 लाख पे ही, और एक कंपनी स्टॉक में 1 लाख का इंटरेस्ट भी ऐड करती है, उसको पीएनएल में नहीं लेती, स्टॉक में ऐड करती है। वो बोलते हैं मेरा माल 6 लाख का है। समझ आएगी बात? नहीं आई समझ? हाँ, मैंने स्टॉक लिया 5 लाख का, इसने भी स्टॉक लिया 5 लाख का, दोनों ने लोन लिया है और लोन पे इंटरेस्ट आया 1 लाख रुपया। ये कंपनी क्या करती है, ये बोलते हैं 1 लाख तो मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा एक्सपेंस है, ये पीएनएल में जाएगा, तो इसका प्रॉफिट 1 लाख से कम हो जाएगा। हाँ, ये कंपनी क्या करती है, उस इंटरेस्ट को पीएनएल में नहीं लेती है, बल्कि वो स्टॉक में ऐड करती है। उसको पीएनएल में डेबिट नहीं करती है, बल्कि स्टॉक में ऐड करती है। वो अपना प्रॉफिट इसका 1 लाख से ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे 1 हाँ, लाख खर्चा गया नहीं, और इस स्टॉक 6 लाख का दिखाएगा, तो इसका प्रॉफिट भी ज्यादा दिख रहा है, इसका स्टॉक भी ज्यादा दिख रहा है। तो आप बोलोगे ये कंपनी ठीक है, बट रियलिटी में दोनों बराबर है। हाँ, मेनली बिल्कुल। बिकॉज इसने क्या किया, इंटरेस्ट को स्टॉक का पार्ट नहीं बनाया, इसने इंटरेस्ट को स्टॉक का पार्ट बनाया। तो आपको लगता है जहां जहां पे डिफरेंट अकाउंटिंग गाइडलाइन, मतलब अकाउंटिंग हो सकती है, वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या मशहूर, क्या करना चाहिए। तो ये रोल प्ले करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे फॉलो करेंगे तो क्या आएगी? यूनिफॉर्मिटी आएगी। क्या आएगी? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी है। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो फाइनेंशियल का एक फीचर होता है कंपैरेबिलिटी, जो आप 11th में पढ़ रहे थे तब शायद अच्छे से नहीं समझा होगा, वो कंपैरिजन तभी आएगा। एंड यू विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन कि आपको किस बिजनेस में पैसा लगाना है, या आपको कल को कोई बिजनेस खरीदा तो आप ये डिसीजन ले सकते हो जब अकाउंटिंग सही फॉलो की। तो इसके लिए जरूरत क्या है? इंडिया की जो प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसका अल्लाह के फजल से मैं मेंबर हूँ। ठीक है ना, मैं उस इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ। जो भी सीए बनता है वो उसका मेंबर बनता है, उसके बगैर किसी को ये प्रिविलेज नहीं मिलता है, वो इस अकाउंटिंग बॉडी का मेंबर है। ठीक है, इंशाल्लाह आप सब हाँ, भी करोगे। इंशाल्लाह। तो वो, उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आप बता दो कि इंडिया में अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते हैं इंडिया में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बोर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। तो उन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए, तो उसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने गुडविल के बारे में, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में लाया। क्या लाया? अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स उन्होंने लाया, इंटेंजिबल्स। AS 26। बहुत सारे AS है उसमें। अकाउंटिंग जब आगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ सफर रहेगा, मैं पढ़ाऊंगा, तब मैं सारे AS पढ़ाऊंगा। मैं उसमें है अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स को जब आप अकाउंटिंग करोगे, तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो गुडविल की बात हो रही है, अगर वो सेल्फ जनरेटेड है, अगर वो सेल्फ जनरेटेड है, अगर वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो उसको आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। नहीं बिकॉज करना।
आप उसके लिए दिखा नहीं सकते हो कि कितना खर्चा लग गया, आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। अकाउंटिंग जब आप करते हो, अकाउंटिंग इज व्हाट, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस Financial, which monetary, are of monetary nature, monetary. recording of transactions which are of the monetary nature, which are of financial nature। यहाँ पे ये सर ट्रांजैक्शन तो ही नहीं ये हुई है मतलब कभी भाई मेरे, ना ये ट्रांजैक्शन हुई है ना ये इवेंट, मॉनिटरी मतलब है ट्रांजैक्शन। क्योंकि इसके लिए कोई मॉनेटरी एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी रिकॉर्ड नहीं करो, ये मेहनत है, ये फायदा है, बट आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। रिकॉर्ड आप तब करोगे जब कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुई होगी। अगर आप इस गुडविल को परचेज करोगे तब आपकी एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी, आप उसको मनी में मेजर कर सकते हो। जिस चीज को आप मनी में मेजर ही नहीं कर सकते उसकी आप कैश में रिकॉर्डिंग, हम it's just a purely valuation, but when you purchase for it, at that time you give a money and that transaction will be recorded। मैं एग्जांपल देता हूँ कब परचेज, सेल्फ जनरेटेड समझ आया, भाई हमारी खुद की मेहनत है, हम नहीं बोल सकते कितना एफर्ट लगा कुछ लगा, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पैसा फिजिकली नहीं जा रहा है, हमारा खून पर पसीना इस जा रहा है, तो म्यूट उसको करो, रिकॉर्ड। आप शोर आ रहा है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कौन किसका शोर आ रहा है? मेरा? फरीज भैया का, फरीज पर भैया। इसका ये कुछ चलो मैंने सबको म्यूट कर लिया, सब अपने आप को म्यूट करो प्लीज। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, यहाँ पे कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होती है, और आपने अकाउंटिंग का जो बेसिक डेफिनेशन है, अकाउंटिंग ऑर्डर रिकॉर्डिंग क्लास व्हाट मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन एट ऑल, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। बट जहां पे आप गुडविल को परचेज करोगे वहां पे आप उसको रिकॉर्ड करोगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि गुडविल परचेज करने का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगेन मैं शक्ति स्वीट्स के पास गया, मैं शक्ति स्वीट्स के पास गया और मैंने उसको बोला कि यार मुझे तुम्हारा बिजनेस खरीदा शक्ति स्वीट्स। मैंने जब शक्ति स्वीट्स का बिजनेस खरीदा, वहां पे मुझे क्या मिलेगा? वहां पे सपोज उसकी बिल्डिंग अपनी है, तो मुझे वो बिल्डिंग मिल रही है और बाकी एसेट्स है वहां पे, तो मुझे सारे क्या मिलेगा? वहां पे एसेट्स मिलेंगे, जो वहां पे फिजिकल एसेट्स है, उसकी बिल्डिंग है, उसका वहां पे स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो सारा फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, उसको मैं खरीद रहा हूँ और उसकी वैल्यू 10 लाख है। कितनी है? जो मैं वहां पे देख रहा हूँ, बिल्डिंग की वैल्यू सपोज 4 लाख है, जो वहां पे प्लांट एंड मशीन है उसकी वैल्यू 3 लाख है, जो उसमें स्टॉक है उसकी वैल्यू 3 लाख है, तो टोटल वैल्यू कितनी है? 10 लाख है। बट मैं उसको 15 लाख रुपए पे कर रहा हूँ, आई पे हिम 15 लाख रुपीज। तो मेरे पास जो बाकी एसेट्स है, जो मेरे एसेट्स आ रहे हैं, सपोज मैं फिक्स्ड एसेट ले रहा हूँ, उसके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जब आप काउंट करोगे ना बिजनेस को, कभी देखोगे जब बिजनेस की डील होती है तो आप बोलोगे, आप किसी रैशनल बंदे को लाते हो बीच में, तो वो बोलता है यार इसकी जो फिक्स्ड एसेट्स है यहाँ पे प्लांट एंड मशीन, उसकी वैल्यू 3 लाख है, इसके जो यहाँ पे करंट एसेट्स है उसकी वैल्यू सपोज फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 7 लाख है और करंट एसेट्स की वैल्यू 3 लाख है, तो टोटल वैल्यू हो गया 10 लाख। वो बोलता है मैं 10 लाख रुपया नहीं लूंगा आपसे, मैं 15 लाख लूंगा, ये जो 5 लाख रुपया लूंगा इसको कश्मीर में मिठे बोलते हैं, बट मिठा इज नथिंग बट गुडविल। भूज मुझवा या अच्छी दुकान सीता मिठाई, Yes, sir. यस सर। व्हाट इज मिठाई? मिठाई इज नथिंग बट गुडविल ओनली। अच्छा सर ऐसा होता है? हाँ ऐसे होता है बेटा, दुकानदार को कुछ पता नहीं होता है, वो गुडविल बेचता होता है। एंड दैट मिठाई वेरीज फ्रॉम दुकान लोकेशन। गांव में दुकान की मिठाई कम होगी और श्रीनगर में ज्यादा होगी, बट क्या है एट एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट लोकेशन, दैट इज द गुडविल। तो मैं उसे 15 लाख रुपए पे करता हूँ, तो जब मैं उसकी अकाउंटिंग करूंगा, यू बीइंग द अकाउंटेंट एंड आई एम पेइंग परचेज, आई एम पेइंग 15 लाख रुपीज, बट द वैल्यू आई एम गेटिंग ऑफ द गुड्स इज ओनली 10 लाख रुपीज। तो इसकी एंट्री क्या करते हो आप बोलते हो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो इसकी एंट्री कैसे होती है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 7 लाख, करंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट में आपको लिखना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी इतना है जो भी है, करंट एसेट अकाउंट डेबिट 3 लाख, और टू कैश कितना गया आपका? 15 lakh. कैश तो 15 लाख गया, तो बाकी जो डिफरेंशियल है दैट इज योर गुडविल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्योंकि आपने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया गुडविल का वो आप रिकॉर्ड करोगे। जब आपने गुडविल को डेबिट कर दिया, तो गुडविल आपका क्या रहेगा बैलेंस शीट में? या ये एक्सपेंडिचर है? नहीं, ये हाँ एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर बैलेंस शीट में एज एन इंटेंजिबल एसेट दिखेगा। तो इसी का मतलब होता है कि परचेज गुडविल को आप रिकॉर्ड करते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। इज इट क्लियर? यस सर, अच्छे से समझ आया बेटा? यस सर। यस अब सर। तो रटा नहीं रहेगा ना, लॉजिकली समझ आया कि क्यों सेल्फ जनरेटेड गुडविल आता नहीं है, क्यों परचेज गुडविल आता है। बिकॉज जी व्हेन यू सर। परचेज यू पे एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट एंड दैट यू रिकॉर्ड इन द बुक, एंड नाउ व्हेन यू सी एट द बैलेंस शीट, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब मैं बैलेंस शीट इस कंपनी की बनाऊंगा वो कुछ इस तरह से बनेगी। इस कंपनी की बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनेगी, यहाँ पे गुडविल दिखेगा इसका 5 लाख का, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट इसका दिखेगा
7 लाख का, यहाँ पे करंट एसेट दिखा गया। नाउ यू कैन से दैट गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक। क्या आपको समझ आया मतलब गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक का मतलब क्या है? हाँ यहाँ पे खुद परसों की टर्म पढ़ी थी, मैंने आपको बोला था इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। द गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स, इसका मतलब क्या है? हाँ हाँ अगर गुडविल बैलेंस शीट में आ रही है तो आपको खुद ही मीनिंग आएगा कि सर ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है, ये परचेज गुडविल। हाँ बेटा ठीक है, हाँ जी यस सर। बोलो बेटा, किसी का डाउट है? No, sir. नो नो सर। सर समझ आया? जी सर। मजा आ रहा है पढ़ने में? Yes, sir. जी जी वैल्यू सर। एडिशन हो रही है? यस सर हाँ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो कि हम काम करते हैं, कितना मजा आता है कि नहीं? कि ये फीलिंग आती है हम क्यों इनको बोलेंगे या हमसे आगे जाएंगे? क्या फीलिंग आती है सच बताओ? कि लगता है कि नहीं यार एवरेज ही तो पढ़ाते हैं, बाकी जगहों में भी ऐसे ही पढ़ाते हो? सच बताओ मुझे, कमेंट जनवाना, मैं बताओ। शेयर सर ही नहीं मेरे करती फ्रेंड किसी के साथ। एक एक करके बोलो सारे। हाँ नातिका, वन सच फीडबैक। सर मैंने बोला मेरे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी किया है ट्यूशन सेंटर तो ज्वाइन पहले ही। हाँ तो आपका क्या फीडबैक है ईएसटी क्लास को लेकर? सर हम फास्ट चल रहे हैं अकाउंटेंसी मेरे से पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज नहीं मेरे से पढ़ रहे हो, तो क्या फीडबैक है आपका? सर सिलेबस जल्दी कवर हो रहा है उनसे अच्छा, हम सिलेबस अच्छा कवर कर रहे हैं, बस पढ़ाते नहीं अच्छा? नहीं सर जब पढ़ते हैं अच्छा तभी अच्छे से कर रहे हैं ना नहीं सिलेबस तो कोई और भी करा देगा तेज। खुशी से कुछ बताओ ना मुनज़्ज़ा। यस मुनज़्ज़ा आप सर। स्कूल जाते हो? आज पॉइंट्स हमें कहाँ यहाँ मिल वो नहीं हाँ बोल नहीं सकता। जाते, आज चल रही ना वेकेशंस, वरना मैं जाती हूँ। अच्छा आप बता दो फीडबैक। हाँ सर बेसिक्स अच्छे से कवर हो रहे हैं सर, ये तो अच्छा पता ही है कि हर किसी का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, और वो समझाता है भी दूसरे तरीके से। हाँ, तो तो गेन आपकी तो हो। वैल्यूएशन होती है नहीं होती है यहाँ पे? हाँ हो रही है। कितने अच्छे हो रहे, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? हाँ। ठीक, इसमें ज्यादा वाला ना चलना। ना ना। नो सर ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर वाल की जल्दी से मकान सिलेबस तो पार नहीं हुए? नो सर चलो ठीक है, आगे बढ़े फिर। जी जी बिल्कुल सर। तो आपको ये चीज समझ आया कि भाई अगर बैलेंस शीट में आपका गुडविल दिख रहा है तो बैक एंड को पता है, इट मींस कहीं ना कहीं इन्होंने ये गुडविल परचेज की हो, मतलब ये बिजनेस इनने अपना नहीं था, कहीं से खरीदा था, और गुडविल आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है। ठीक है, हाँ यस सर अब आगे मैं एक और छोटा कंसेप्ट बताऊंगा, हालांकि आपके लेक्चर के साथ रिलेवेंट नहीं है, आपको क्वेश्चन इसके बगैर भी हो जाएगा, बट आपकी नॉलेज के लिए। सपोज अब मेरे पास ये दो एसेट है, एक गुडविल है और एक है मेरा प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है ना? हाँ ये गुडविल 5 लाख है, सपोज प्लांट एंड मशीनरी मेरा 3 लाख है, और मेरे पास बिल्डिंग है 4 लाख की। ठीक है ना? ये तीन हो गए 12 लाख, ये तीन हो गए 12 लाख। ठीक है ना? यस सर तो प्लांट एंड मशीनरी को आप क्या करते हो फिर हर साल? डेप्रिशिएट डेप्रिसिएट। वेरी गुड। और बिल्डिंग को भी क्या करते हो? डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट डेप्रिशिएट का कंसेप्ट क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, कौन बताएगा मुझे यहाँ पे जल्दी? डेप्रिसिएट। सर जब वैल्यू कम होना किसी चीज की एक तो ये बोलोगे कि यार प्लांट एंड मशीनरी जो है आज की डेट में अगर 3 लाख है, एक साल तो आप इसको यूज करोगे तो इसकी वैल्यू कम हो हाँ जाएगी। सपोज 50,000 इसका डेप्रिशिएशन हो जाएगा, या 10% लगा लो, 10,000 30,000 इसका डेप्रिशिएशन होगा। एक तो ये होता है कि इसकी वैल्यू यूज कम होती है तो उसको हम डेप्रिशिएट करते हैं। और दूसरा लॉजिक क्या होता है सब भाई? मशीनरी का वैल्यू पता चलता मतलब नहीं ये नहीं, दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, Intangible मैंने, assets का वैल्यू कम होता है उसे amortization कहते हैं। अरे बेटा मैं उस पर आया ही नहीं, अभी तुम आगे नहीं जा रहे। ये दूसरा कंसेप्ट होता है, प्लांट एंड मशीनरी जब मैंने 3 लाख की परचेज कर दी, मैंने ये 3 लाख का पीएनएल में नहीं डाला ना कुछ। सर इसके लिए जब अलग मैंने से 3 अकाउंट लाख का जो मैंने खर्चा किया, मैंने इसको क्या ट्रीट किया? एसेट ट्रीट किया, क्या एक्सपेंस ट्रीट किया? जब मैं एसेट खरीदता हूं तो मैं क्या उसको पीएनएल में लेता हूं कि बैलेंस शीट में लेता हूँ? बैलेंस शीट शीट सर। बैलेंस क्योंकि शीट वो में। मैं उसको अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानता हूँ। बट हाँ मुझे पता है इस एसेट से मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, यस हाँ सर। बिल्कुल कमाता नहीं कमाता हूँ? तो हाँ इस यस साल सर। अगर मेरा रेवेन्यू आता है तो उस रेवेन्यू में इस एसेट का योगदान है कि नहीं है? भाई ये एसेट है तभी तो मैं रेवेन्यू कमा रहा हूँ ना। हाँ हाँ इससे हम तो कमा रहे हैं कुछ इस रेवेन्यू के साथ मुझे कुछ एक्सपेंस भी जाना चाहिए। हाँ यस बिल्कुल इस सर। प्लांट एंड मशीनरी से मैं रेवेन्यू कमा रहा हूँ, तो रेवेन्यू मेरा आ रहा है इधर। जैसे मैंने मेरे पास मशीन है जिससे मैं ये बना रहा हूँ, गुड्स बना रहा हूँ, तो वो गुड्स को मैं बेचूंगा तो मुझे रेवेन्यू आ जाएगा। बट जो प्लांट एंड मशीनरी को यूज कर रहा हूँ तो वो कॉस्ट भी तो जानी चाहिए ना एक्सपेंडिचर में। तो डेप्रिसिएशन के दो फायदे होते हैं, एक एसेट की वैल्यू कम होती है, वो रियल वैल्यू पे आती है। दूसरी चीज भाई मैं उस एसेट को यूज कर रहा हूँ ना, तो जब रेवेन्यू के साथ
रेवेन्यू जा रहा है पीएनएल में, तो एक्सपेंसिव में तो जाना चाहिए ना, मैचिंग कंसेप्ट की वजह हाँ, से। मैचिंग कंसेप्ट, जिस हिसाब से मैचिंग बेनिफिट्स आ कंसेप्ट रहे की हैं उस वजह हिसाब से से तो उसका expense भी जाए। एक्सपेंडिचर भी जाना चाहिए। तो इस प्लांट एंड मशीनरी का एक्सपेंडिचर जिस पैटर्न में आप यूज करोगे उस पैटर्न में उसको लोगे। और कैसे लेते हो, उसका डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीन में आपको दो खर्चे हो सकते हैं, या तो डेप्रिसिएशन होगा या रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका एक्चुअल बेसिस पे हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का वो पीएनएल में जाएगा। और डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आप चाहे एसएलएम मेथड यूज करोगे, डब्ल्यूडी मेथड यूज करोगे। बेसिक रहेगा पीछे मैचिंग कंसेप्ट। तो भाई टैक्स है जो भाई ये 3 लाख का खर्चा कभी ना कभी पीएनएल में जाना है ना। जो आपने 3 लाख का खर्चा किया प्लांट एंड मशीनरी के लिए, वो भी पीएनएल में जाना है, बट प्रॉब्लम है वो एक साल नहीं जाएगा। वो जिस पैटर्न में आप एसेट को यूज करोगे उसी पैटर्न में जाएगा। समझ आई बात? तो Yes, वो जी sir. भी सर। पीएनएल में हिट हो जाता है डेप्रिसिएशन के नाम से। तो ये 3 लाख का खर्चा भी कभी ना कभी तो पीएनएल में डालना है ना, तभी आप प्रॉफिट बता सकते हो आपको कितना प्रॉफिट है। तो इसको आप डेप्रिशिएट करते हो। तो इंटेंजिबल एसेट को आप क्या करते हो, इंटेंजिबल एसेट को भी डेप्रिशिएट करते हैं, बट इंटेंजिबल एसेट की डेप्रिशिएशन को हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? Amortization. एमोर्टाइजेशन। क्योंकि डेप्रिशिएशन जब आप पढ़ते हो बोलते हैं इज द decrease in the value of the asset due to physical use, wear and tear, ऐसा कुछ Tear है। and tear of Tangible asset में तो कोई physical use तो होता ही नहीं है, बट इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जाती है। उसको आप एमोर्टाइज कर दो। तो ये जो गुडविल परचेज कर दी आपने 5 लाख की, इसको भी आप एमोर्टाइज करते हो। क्या करते हो? एमोर्टाइज करते हो। नंबर ऑफ ईयर्स में जो आप कॉल लेते हो कितने में करोगे। अगर कुछ नहीं होगा तो आप इसको 10 साल में राइट ऑफ करते हो, मतलब हर साल आप 5-5 लाख रुपया राइट ऑफ करोगे। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, बट इस लॉजिक को मैं समझा दूंगा आपको कि गुडविल को अमोर्टाइज करते हैं, क्यों अमोर्टाइज करते हैं। थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि इसको भी, इस खर्चे को भी पीएनएल में जाना है। तो जिस रेशो में आप गुडविल का फायदा लोगे उसी रेशो में आपको पीएनएल में जाएगा। ये जब मैं आपको गुडविल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ ईयर वाला परचेज बता दूंगा कंसेप्ट, तब मैं ये अमोर्टाइजेशन वाला बताऊंगा। अगर मैंने नहीं बताया तो नोट कर देना। जब मैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, गुडविल का फॉर्मूला सब कुछ समझा दूंगा, तब आप मुझे बता देना कि सर आपने वो बोला था कि अमोर्टाइजेशन क्यों करते हैं, किस रेशो में करते हैं, वो मैं तब समझा दूंगा। ठीक है? हाँ, जी yes. सर। अब सारे आ जाओ, जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 था उस पे आ जाओ सारे, सर अनसॉल्व जो है, जो अनसॉल्व है। हाँ बेटा, अनसॉल्व क्वेश्चन एक मैंने मिनट। आपको अनसॉल्व क्वेश्चन दिए थे 1 2 3 4, आप लोगों ने जी सर किए? हमने किए। वेरी गुड। कोई है जिसने किया था और उसको समझ नहीं आया? चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। मैंने क्वेश्चन भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। X, Y and Z who are presently share profits and losses in the ratio of 5:3:2। आपके 3 पार्टनर है बेटा, X, Y, Z। क्या प्रॉफिट शेयर रेशो है? 5:3:2। Who are sharing profits in the ratio of 5:3 decide to share profits equally with effect from 1st April 2019। तो आपका न्यू पीएसआर क्या आया बेटा? ठीक है यहाँ तक? सर ये कौन सा क्वेश्चन है? सर मुझे नहीं है ये क्वेश्चन। सर हमें ये क्वेश्चन नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के नाम से कितने क्वेश्चन है वहां पे? एक ही। सर एक एडजस्टिंग अच्छा एंट्री फॉर मुझे गुडविल आया करके। समझ सर, ये पुरानी बुक पे है। अच्छा सुनो, मैंने कोई ये बात नहीं, क्वेश्चन किया। एडजस्टिंग एंट्री फॉर गुडविल करके आपका एक ही क्वेश्चन है ना? यस हाँ सर। एक ही है। तो मैं जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं खुद कराऊंगा, आप नोट करो। तीन ओके पार्टनर सर थे मुझे X, है लिख के, मैं फिर इनको सेंड करूंगी बाद में। कोई बात नहीं। XYZ 3 पार्टनर है। ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो 5:3:2 है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो 1:1:1 है। ठीक है? हाँ जो गुडविल ऑफ द फर्म जो आपने वैल्यू कर दी, तो जो आपकी वैल्यू ऑफ द गुडविल है, मतलब अभी आपने वैल्यू कर दिया फर्म को आज की डेट में, वो है 1,08,000। ठीक है? ठीक। अब आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। शो आर्मिया आयो खबर कमल ऊंची वसा पड़ती। यस सर हमें। शो नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यही बोलते हैं ना गाँव में। हाँ हाँ सच में है इसलिए। क्या आर्मी है? हाँ वो दो ही हाँ दिन भर ही पे थे। अच्छा, मैंने झूठ नहीं बोला। ना ना। हमारा पानी में है ना। आओ क्योंकि स्टार्ट। अंडर ईच ऑफ द जो नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। ठीक है?
Question number 1. When no goodwill appears in the book. अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं इनने क्यों हटाया मुझे बटन ने बुक से. सर ये When no नीचे है. goodwill appears in the books. अब मुझे बताओ क्या करेंगे इस केस में. No, less और ये मुझे general ताहिर goodwill बताएगा. होगा ही sir. ताहिर बेटा क्या हो गया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो था 5:3:2. अब इनने बोला कि प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज करके 1:1:1. आज की डेट में जो गुडविल की वैल्यू है 1,08,000. तो हमने पढ़ा था कि भाई जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, तो हम क्या करेंगे यार, जिन पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ उनको अपना गुडविल का शेयर जितना भी सेक्रीफाइस हुआ है वो आज दे देंगे. कौन देगा? गेनिंग पार्टनर. क्यों? फ्यूचर में जब इस 1,08,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट ये 5:3:2 में होना चाहिए. तो एवरेज आप देखो, इसको पहले 10 में से 5 हिस्से मिलते थे, अब इसको कितना मिलेंगे? 10 में से एक 2 या तीन में 3 हिस्से से मिलेंगे. तो इस बेचारे को नुकसान हो गया ना. हाँ उसको पहले 50% मिल रहा था, अब इसको 33% ही मिल रहा है. तो आपको नहीं लग रहा है इस बेचारे को 16.67% का नुकसान हो गया? जी सर. इसको ऐसे कितना मिलता था? 30% मिलता था, अब इसको 33% मिल रहा है, तो इसको फायदा हो गया. इसको पहले 20% मिल रहा था, इसको 33% फायदा हो गया. तो इसको भी फायदा अगर मैं मोटा मोटी दूंगा, इसको 13% का फायदा हो गया, इसको 3% का फायदा हुआ और इसको 16% का लॉस हो गया. तो ये दोनों 13% और 3% बियर करेंगे और इसको दे देंगे. ये मैंने मोटा मोटी आपको दिखाया कि किसको कितना फायदा हुआ. आपने देखा मैंने क्या यूज किया. हाँ सर. आप लोग ऐसा कर सकते हो. प्रैक्टिकली क्वेश्चन करना होगा तो पूरा करना पड़ेगा. मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया. देखो मैथमेटिक्स कैसे मैंने अपने जहन को खोला. आपको इसको 5 शेयर मिलते थे, इसको 3 मिलते थे, इसको 2 मिलते थे. टोटल शेयर कितने हो गए? 10. 10 10. तो 10 में से इसको 5 मिलते थे, तो आप बोल सकते हो इसको पहले 50% मिलता था, हाँ हाँ इसको 30% मिलता था, जी. इसको 20% मिलता था. अब आपने 10 के कितने हिस्से कर लिए? 3 हिस्से कर लिए. तीन. तो 3 हिस्से कर लिए, कितना हो गया? 33.33%. तो इसको भी कितना मिल रहा है? 33.33%. इसको भी कितना मिल रहा है? 33.33%. इसको भी कितना मिल रहा है? 33.3. भाई इसको पहले 50 मिलता था, अब 33.33 मिल रहा है, तो इसको 16.67 का लॉस हुआ सेक्रीफाइस कर रहे हैं. है कि नहीं? हाँ. तो इसको पहले 30 मिलता था, अब इसको 33.33 मिल रहा है, तो इसको 3.33 का गेन हुआ. हाँ. इसको पहले 20 मिलता था, अब इसको 13.33 मिलेगा, तो इसको 13.33 का गेन होगा. जी सर. 13.33 प्लस 3.33 is 16.67. 0.1 पॉइंट का फर्क आएगा राउंडिंग ऑफ के चक्कर में. तो मोटा मोटी आपको समझ आया? जी इसका सर. गेन हुआ, इसका गेन हुआ, इसका. तो इस बेचारे को कंपनसेट करेंगे. 1,08,000 का 16.67% इसको मिलेगा, जो बियर करेंगे बी और सी किस रेशो में? इस रेशो में, अपने गेनिंग रेशो में. ठीक है, ठीक. यही करना है. और क्वेश्चन में दिया है कोई गुडविल अपियर नहीं हो रही है बुक में. इसका मतलब मुझे मनसा बताएगी अर्नड है. क्या अर्नड है? ये 1,08,000 इनकी हाँ. बिजनेस जो इन्होंने खुद से कमाया 1,08,000 उसकी वैल्यू है. इनने कोई परचेज नहीं किया था, तो मतलब ये सारा सबका क्रेडिट इन तीन को जाना चाहिए. किस रेशो में? ओल्ड रेशो में. ठीक है, जी सर. 1,08,000 का. बट अभी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे देंगे नेट लॉस किसका हो गया. तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन. सर जब गुडविल ही नहीं है वहाँ तो हम किसकी हेल्प करेंगे? मैं आपको दिखाता हूँ ना हम कैसे करेंगे. गेनिंग रेशो ओब्लिक सैक्रिफाइस Sacrificing ratio. इज गेन X is इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड. अब सदब मुझे परसों बोल रहे थे सर बुक में लिखा है ओल्ड माइनस न्यू. अरे कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड माइनस न्यू लिखा है मतलब वो सेक्रीफाइसिंग है. पुराने में से नया माइनस कर रहा है. मुझे बताओ अगर ओल्ड ज्यादा था और न्यू कम है तो बंदे को क्या हुआ है? सैक्रिफाइस हुआ है. सैक्रिफाइस हुआ है. अगर ओल्ड कम था न्यू ज्यादा है तो फिगर नेगेटिव आएगी. गेन हुआ है. हाँ नेगेटिव में गेन होगा. मैंने न्यू माइनस ओल्ड रखा है, तो अगर हाँ नया सर, हमें ज्यादा है दिख रहा है सर. ओल्ड कम है तो पॉजिटिव फिगर मींस गेन, नेगेटिव मींस सैक्रिफाइस. यहाँ पे नेगेटिव मींस गेन क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू है. तो इच्छा क्या? रॉकेट साइंस. ना सर. इसमें ये कंफ्यूज हो गई थी. ठीक है, जी Yes, sir. सर. मुझे पहले खता नहीं अंदर. चलो न्यू माइनस ओल्ड. ठीक है, ओल्ड. ओल्ड. अब एज गेन इसको न्यू माइनस ओल्ड. न्यू क्या है इसका बेटा? 1/3 1/3. हाँ. माइनस ओल्ड है 5/10. 5/10. 3 10 जा 30. टाइम बचाने के 10 1 जा 10. 10 15. minus 5 3 जा 15. माइनस 5/30. मतलब क्या हो गया? सेक्रीफाइस. इसका sacrifice. सैक्रिफाइस हो गया है. सैक्रिफाइस हो गया बेटा.
हाँ B's gain is equal to new minus old. 3/10. 3 tens are 30, 10 ones are 10, 3 threes are 9, minus 1, 1/30 is equal to gain. C's gain is equal to 1/3 minus 2/10. 10 threes are 30 10 threes are 30, 10 ones are 30, 10, 3 twos are 10, 6, 6. 4/30. ये सबको आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? जी सर। यस सर यस सर तुम्हारे मैथ क्लास में अलग पट्टू बचन सर ना ऐसा आओ समझ सही मत सही। आप बेचारा अगर किसी को नहीं आ रहा है मैथ समझ तो मुझे अलग से कभी बता देना, ठीक है ना? चल जब वो मैथ क्लास आते अलग कर दूंगा। तो इसका सेक्रीफाइस हुआ -5/30, इसका 1/30, इसका 4/30, 1 + 4 = 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक को कितना मिलेगा 5/30, तो 5/30 देखो कितना आता है 16.67% आ रहा है। 18,000 आएगा, मैंने किया ऑलरेडी। 0 0 कैंसिल, चलो कितना होता है, 18,000 कितना होता है 18,000 सौ 18,000। तो 18,000 में उसको 1/30 उसको था और 4/30 उसको था, तो कितना हो गया उसका देखो। 33,600 इसको कितना बियर करना है ए को 3,600 सर, और इसको वाई को बियर करना पड़ेगा, सी को बी को 14,400। 14,400, ठीक है, और इसको 18,000 मिलेगा, है कि नहीं? यस सर। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट ना, यस सर। तो वाई की कैपिटल में पैसा लेंगे, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 3600। 3,600 जेड इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,400 14,400 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 18,000 being share of goodwill credited to sacrificing partner पार्टनर and debited to gaining partner। अब सदब ने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि सर यहाँ पे तो गुडविल है ही नहीं, तो कैसे करेंगे एंट्री? हमने तो ना गुडविल को डेबिट किया ना गुडविल को क्रेडिट किया, हमने उसका इम्पैक्ट देखा कितना फ्यूचर में होना है, उसकी एंट्री पास कर दी। तो ना हमने गुडविल को रिकॉर्ड किया ना कुछ किया। ठीक है बेटा, आपका डाउट हाँ। बता दो क्या डाउट था। सर यही बस हो गया तो हमने clear। रिकॉर्ड किया ही नहीं ना बुक में, क्योंकि एस अगर आज की डेट में बुक्स आप बोलोगे कि भाई गुडविल की वैल्यू 1,08,000 है और मैं बोलूंगा भाई एक काम करते हैं गुडविल को क्रिएट करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट तो एक्स टू वाई टू जेड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो, बट हम कर ही नहीं सकते। क्यों? हमें एएस 26 मना कर रहा है, बुरा आप गुडविल को बैलेंस शीट में दिखा ही नहीं सकते अनलेस द जो परचेज। तो हम गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट हम नेट इंपैक्ट जो पड़ेगा चेंज इन बेसर की वजह से वो इनके कैपिटल अकाउंट में हिट करेंगे। वो नेट इंपैक्ट कितना आया, क्यों हिट करेंगे, इसका लॉजिक मैंने लास्ट लेक्चर में बोला है। क्या आपको समझ आया है कि नहीं आया? समझ यस सर मैं आगे बढ़ूं? जी बिल्कुल जी सर। अब केस नंबर 2, पहला केस समझ आया? हाँ यस सर। सर। केस नंबर 2 क्या है? अब यहाँ ये इसका जवाब मुझे मुझे सब बोलेगी, ठीक है ना? जी सर। When goodwill appears in the books at rupees 1,08,000, अब इसका आंसर मुझे बता दो। परचेज गुडविल आपकी गुडविल की वैल्यू कितने बोल रहा है ऊपर 1,08,000 और आपकी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है, गुडविल एवरेज द बुक्स 1,08,000। अब क्या करोगे बताओ, इस केस में क्या करोगे? सर एंट्री नहीं हो जाएगी, ये हाँ एसेट बनेगा पूरा। हाँ No entry was made in the books of accounts. क्या बोल रहे हो? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये परचेज देखो गुडविल है ना। केस 2 है, एंट्री मैं आपको होगी। बता रहा हूँ। देखो 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 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। केस 1 भूल जाओ, अभी आपने प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज किया 5:3:2 से 1:1:1, ठीक है? तो आप बोलो आज की डेट में जो गुडविल की वैल्यू है 1,08,000 है, ठीक है? 1,08,000 है, बट आप बोल रहे हो कि आपकी बिजनेस की गुडविल की वैल्यू 1,08,000 है, बट आपकी बैलेंस शीट में भी 1,08,000 दिख रहा है। तो आप बता दो प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हुआ तो गुडविल का क्या करना है बताओ। लॉजिकली सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लो, बट दिमाग को खोलने की कोशिश करो।
जब लगेगा कि सर हमसे नहीं हो पाएगा तो मुझे बताओ। सर ये भी प्रेजेंट में अपियर हो रही है ना? हाँ बेटा मैं बनाऊंगा, ये केस 1 था। अगर यहाँ प्रेजेंट पे में हो रही यहाँ है पे तो गुडविल कुछ नहीं था बैलेंस शीट में। हम्म, और बेटा आपका केस 2 है, इसमें आपको गुडविल दिख रहा है 1,08,000। दोनों केस में, चाहे केस 1 है केस 2, प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हो गया। अब आपको अकाउंटिंग करनी थी, तो आपने केस 1 में बोला गुडविल तो कुछ दिख नहीं रही थी, बट जब गुडविल की वैल्यूएशन कर दी वो 1,08,000 नहीं। मतलब बिजनेस ने जो गुडविल क्रिएट की है वो 1,08,000 है। और ये मेहनत किन की है? ये ओल्ड पार्टनर्स की थी। तो ये ओल्ड रेशो में क्या होना चाहिए था? सर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। मुझे पूरा और बोलने दो इधर बेटा, मुझे पूरा बोलने दो तब आप बता दो। तो ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 5:3:2 में। बट अभी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो इसको, क्योंकि अभी आप इसको बेच ही नहीं रहे हो, तो आप इसको बुक्स में नहीं दिखा सकते हो। तो आप इसको क्रिएट नहीं कर रहे हो, अदरवाइज आप क्रिएट कर सकते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी सी ओल्ड रेशो में क्रिएट करके अल्लाह अल्लाह कैसा। आप उसको कर ही नहीं रहे हो, तो आप सिंपल बोल रहे हो कि इसका फायदा फ्यूचर में उनको हो जाएगा क्योंकि उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो उतने का कंपनसेट करेंगे। तो आपने नेट एंट्री कर दी, एक्स वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। अल्लाह अल्लाह खैर चला। समझ आया था वहां पे अच्छे से? यस हाँ सर। अब क्या हो गया? अब आप बोल रहे हो बिजनेस की गुडविल की वैल्यू 1,08,000 है, बट पूरा का पूरा गुडविल जो है वो आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है 1,08,000। अब प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हो जाएगा। अब आपको कुछ अकाउंटिंग करनी है नहीं करनी है? सर गुडविल को रिटर्न हाँ ऑफ सर, क्योंकि करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो इक्वली होगा ना वो डिस्ट्रीब्यूट उस टाइम। सर इस वक्त गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे। ताकि ताहिर बोल नेक्स्ट रहा है गुडविल को राइट ऑफ करेंगे 1,08,000। हाँ, क्यों राइट ऑफ करेंगे? ताकि ये दूसरे बैलेंस शीट में ना दिखे जो क्यों नहीं नया दिखे? बनेगा क्यों हमारे। क्यों 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 नहीं दिखे? सर अब सर ये हो इनका रहा है पीएसआर ना। चेंज हो गया ना, उसकी वजह से तो सब। उससे उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर फॉर एग्जांपल गुडविल बढ़ेगी तो उनकी हाँ, वजह से क्या टाइम टू टाइम ये पीएसआर की चेंज वजह हो से किसी जाएगा। को कम आ सकता है, किसी को ज्यादा आ सकता है। कोई कैन भी भाई कर सकता है आज की डेट में 1,08,000 मेरा गुडविल है, और ये गुडविल सारा खरीदा हुआ है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगा वो तो फ्यूचर में कमाऊंगा ना। यस सर। अभी मैंने प्लांट, एक्चुअली मैंने वो चीज पूरा बोला नहीं था, मुझे लगता है वो भी मुझे आज ही बोलने की जरूरत है। एंड आई होप किसी को घर वाले खाने के लिए बुला नहीं रहे। अगर बुला रहे हैं तो नहीं खाओगे खाना, ठीक है ना? ओके सर। ऐसा ना काट मुसीबत है ना। अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी दिखाया था ना वो गुडविल का, वो जो मैं पूरा था अगली बार बताऊंगा, वो मुझे अभी बोलने की जरूरत है। मैंने आपको बोला था फिक्स्ड एसेट्स को हम अमोर्टाइज करते हैं, ये डेप्रिशिएट करते हैं। मुझे अब दिख हाँ, नहीं रहा था कहाँ है, यहाँ पे। और गुडविल को हम अमोर्टाइज करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स को हम अमोर्टाइज करते हैं। क्यों? वो देखो, उसको भी मैं पहले बताऊंगा तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। मैंने आज बिजनेस खरीदा किसी का, तो अगर खरीदा, मैं इसी एग्जांपल देता हूँ, मैंने गुडविल खरीदी 1,08,000। क्या खरीदी? सपोज मैंने आज 1,08,000। बिजनेस खरीदा और उसकी गुडविल वैल्यू 1,08,000, या मैंने जो ऊपर की एग्जांपल दी थी उसमें मैंने गुडविल खरीदी थी 5 लाख, यही खरीदा था। हम्म। हाँ जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, अरे यार बराबर क्लास